Hello everybody, a very good morning, good afternoon to all of you. Welcome to Sirji Online, the platform where you get the success in a sure manner. क्योंकि हमने इस बार दिल से ठान लिया है, इस बार तो पक्का पार। आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्दा तरीके से जिंदगी को जी रहे होंगे और ले देकर होली आपने जोरों शोरों से मनाई होगी। सो दोज हु आर प्रेजेंट हेयर, देवी और सजनों, और जो फ्यूचर में सुनेंगे जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे ही होंगे। सो इन दिस लेक्चर हम लोग करने क्या वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने अपना डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसी को आज मैं इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करवाने वाला हूं। लास्ट टॉपिक आई थिंक हम लोगों ने वेब बकलिंग क्राइटेरिया को समझ लिया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा और इसके आगे कंटिन्यू चलूंगा, ठीक है। वेब बकलिंग क्राइटेरिया देखो क्या था। सपोज मेरे पास मेरा एक बीम है जो कि आई सेक्शन है। ये मैंने एक बीम बनाया जो कि आई सेक्शन है, और इस बीम के ऊपर मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों मैंने क्या करा, एक प्लेट लगा दिया। भैया प्लेट तो लगाना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि आपको मैंने समझाया था लेटरली सपोर्टेड और अनसपोर्टेड का क्राइटेरिया होता है। मैंने कहा कि आपने यहां पर प्लेट लगाया और इस प्लेट का थिकनेस T है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम वो है D, ठीक है। यहां से मुझे एक्चुअली में करना क्या है प्यारे दोस्तों, मेरे को यहां पर क्राइटेरिया समझने हैं सारे के सारे कि वेब बकलिंग में क्राइटेरिया कैसे होता है। वेब बकलिंग रोकने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जरूरी है समझना। देखो समझने के लिए एक ही बात का आपको ध्यान देना है। सपोज यहां पर एक कंसंट्रेटेड लोड आपने रखा, जैसा मैंने वेब क्रिपलिंग में कराया था वही चीज करवा रहा हूं, और इधर एक रिएक्शन होगी। यहां पर आपको पता है रिएक्शन पड़ेगी, और यहां पर से अगर आप लोड दे रहे हो, इस लोड के कारण होगा क्या प्यारे दोस्तों, ये सारा का सारा यहां पर एक स्ट्रेस डेवलप होगा। असल में ऐसा माना जाता है कि वो जो स्ट्रेस होता है वो कुछ मेरा पूरे सेक्शन में इस तरीके से फैलता है, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मेरे को अपने फ्लेंज से नीचे नीचे तक का सारा कंप्रेशन देखना होता है। मैंने आपको जब बीम का डिजाइनिंग स्टार्ट करवाया था, समझते चलिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बीम के डिजाइनिंग में मैंने दो बातें बताई थी आपको कि फ्लेंज जो होता है वो क्या करता है, टेंशन और कंप्रेशन झेलता है, और वेब क्या करता है, शियर झेलता है। यानी ये मेरा बेंडिंग झेलेगा और ये मेरा पूरा का पूरा शियर झेलेगा। समझ आ रहा है? तो यहां से एक्चुअली में मैं फ्लेंज को देख रहा हूं, और फ्लेंज में मुझे पता है लोड के कारण पूरा का पूरा कंप्रेशन आएगा। और वो कंप्रेशन कहां तक आ रहा है, मैंने कहा यहां तक आ रहा है। सपोज ये कंप्रेशन वाली जोन आ चुकी है। कंप्रेशन वाली जोन ये क्यों मानी, क्योंकि मुझे पता है कि वेब की इफेक्टिव लेंथ, जहां पर वेब पे इफेक्ट आएगा वो कहां तक है। सपोज ये जो है ये वाली लेंथ वो वेब की इफेक्टिव लेंथ है। इस इफेक्टिव लेंथ से नीचे टेंशन आएगा और इस इफेक्टिव लेंथ से ऊपर कंप्रेशन आएगा, यही सीन होगा। तो ये कंप्रेशन की जो डेप्थ है वो मैंने अपनी तरफ से कुछ मान ली, लेट इट बी H। समझ आ रहा है? अभी मेरे को इस H डेप्थ पर समझ आ रहा है क्या है H डेप्थ, क्लियर करो इस चीज को। इस H डेप्थ पर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना पड़ सकता है, उस कंप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा क्राइटेरिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कंप्रेशन एट अ डेप्थ H, मैक्सिमम कंप्रेशन एट डेप्थ H you have to calculate. How will you calculate? You know that compression मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात चल रही है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से। कैसे निकलता है कंप्रेसिव स्ट्रेस वो भी समझ लो जल्दी से। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस का निकालने का एक ही तरीका होता है कि ये डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। ये इस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। तो हाउ विल यू कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो, ये बाद की बात है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कंप्रेशन फोर्स आप कैसे निकालोगे। मैं यहां से कह सकता हूं सिग्मा सी, जो आप स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर निकालोगे आईएस कोड से, बाद की बात है। इनटू में ग्रॉस एरिया,
समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से बात आती है ग्रॉस एरिया कैसे निकालोगे, ये चीज मेन समझानी है, बाकी चीजें तो अपने आप आ जाएंगी आपको। ग्रॉस एरिया आप कैसे निकालोगे ये चीज समझो। देखो ग्रॉस एरिया निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको मैं कहता हूं B इंटू टी। भैया विड्थ इंटू थिकनेस इज कॉल्ड एरिया, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, लगा दी, चलो हो गया। अभी बात आती है यहां से कि आप लोग ये कैसे निकालोगे यारो। बी कौन सा है, दैट इज नोन टू बी एज द ये वाला बी। ये जो h हाइट पर टोटल विड्थ आ रही है ना, ये वाला b निकालना है। अभी ये कैसे निकालोगे, सपोज मैंने कहा कि जिस लेंथ तक मेरा लोड पड़ रहा था वो लेंथ है मेरी a, क्लियर है। और यहां से यहां तक ये वाली चीज समझ के चलना, ये तो हुआ मेरा a ही लेंथ, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया है, जरा साफ सा डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी चीजें आप लोगों को। ये मेरा आई सेक्शन जा रहा था, प्लेट उसके ऊपर है कुछ इस तरीके से, ये मेरा W लगा, इस W की विड्थ A है। यहां तक तो मेरा A ही चल रहा है, लेकिन ये W का इफेक्ट फैलता जा रहा है और इस हाइट तक मेरे को निकालना है। तो ये चीज, ये तो हुआ मेरा A, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है कुछ ना कुछ, एक इधर एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक इधर भी एक्स्ट्रा आ रहा है। इस एक्स्ट्रा की वैल्यू कैसे निकालता हूं, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो स्प्रेड होता है ये किस एंगल पर होता है, ये 45 डिग्री पर माना जाता है। बकलिंग के केस में इट इज कंसीडर्ड एज 45 डिग्री और क्रिपलिंग में ये 30 डिग्री माना जाता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स लगाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि टोटल मेरा जो बी आएगा वो आएगा a प्लस में h ऑफ, बस a प्लस में h, ये चीज क्लियर आ रहा है। अब मेन चीज समझने की कोशिश करना आप लोग कि ये h कैसे निकालोगे। जनरली यारो क्या करा जाता है, हम लोग सारी की सारी जब बकलिंग करते हैं, जब बकलिंग क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एरिया कंसीडर करते हैं। कहां से इफेक्टिव एरिया कहां से लिया जाता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये नोट करके आप लोग लिख लो अभी कि इफेक्टिव एरिया इन केस ऑफ वेब बकलिंग कंसीडर्स फ्रॉम effective area in case of web buckling considers from neutral axis। क्यों भाई न्यूट्रल एक्सिस से, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखिए सर थोड़ा सा स्क्रीन को इधर करना, देखो ऐसा माना जाता है प्यारे दोस्तों, हाँ, ऐसा माना जाता है कि आपने ऊपर से कंप्रेशन लगाया और ये कंप्रेशन जो है मिनिमम था ऊपर लेकिन मैक्सिमम हो जाता है नीचे, तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो एवरेज लिया जाता है, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस बीच से लिया जाता है। समझ आ रहा है, बीच से लिया जाता है। तो बीच से इसका कंप्रेशन का टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो चीज आपको निकालनी है। अभी भैया ये कैसे निकालोगे यारो, फंसने वाली बात हो जाएगी ये यहां पर। तो बीच से एक्चुअली में ये जो आपने ऊपर से h निकाला है ना, अब मैं कह रहा हूं बीच से निकालो। ये ऊपर से जो निकाला ना ये काम आता है वेब क्रिपलिंग में, याद रखेंगे। ये जो ऊपर से निकाला ये काम आता है वेब क्रिपलिंग में, क्योंकि क्रिपलिंग हम जॉइंट्स पर देखते हैं। मैंने जान के ये समझाया क्योंकि क्रिपलिंग मैंने उस टाइम जल्दी में, बेकार लेक्चर हो गया था वो टेक्निकल एरर के कारण। बट यहां पर मैं कह रहा हूं वेब बकलिंग में आप लोगों को जो देखना है वो आपको क्या देखना है प्यारे दोस्तों, वो जनरली देखना है सेंटर से, क्योंकि बकल हो रहा है। अभी बकल तो ये बीच में हो रहा है पूरा का पूरा, तो बीच में बकल हो रहा है, मिनिमम कंप्रेशन ऊपर है, मैक्सिमम नीचे है, तो हम एवरेज लेते हैं। तो सेंटर से देखते हैं, सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बकलिंग मैक्सिमम कहां होगी, बकलिंग मैक्सिमम कहां होगी, वो ऑब्वियसली यहां होगी ना। तो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, इसकी टोटल हाइट कितनी होगी। अगर मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं, जरा समझ के चलना इस चीज को, अब समझ में आने लग जाएगी चीजें। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि यहां पर आपने ये प्लेट रख रखी है और ये पूरी की पूरी इससे कनेक्टेड है, ये आपका आई सेक्शन हुआ,
ये आपकी प्लेट हुई और ये प्लेट पूरी की पूरी इससे ऐसे कनेक्टेड है और इस आई सेक्शन की पूरी डेप्थ है d और थिकनेस है t की, मतलब प्लेट की थिकनेस Tp। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि इसके सेंटर से लेकर आपको कंप्रेशन जोन के सेंटर तक का डिस्टेंस लेना होगा। भैया ऑब्वियसली सेंटर पर लोगे ना जहां पर सारा कंप्रेशन एक्ट करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ d/2। ठीक है, अभी और समझ के चलो थोड़ा सा, आपको कंप्रेशन जोन तक जाना है, इधर से d/2 प्लस में ये थिकनेस कर सकते हो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरा h जो है वो क्या है d/2 प्लस में t। समझ आ रहा है व्हाट आई मीन टू से हियर? जो मैंने पहले h ऊपर से निकाला वो क्रिपलिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि भैया क्रिपलिंग होती है जंक्शन पे, बट बकलिंग कहां पर होती है, बीच में। तो डिस्टेंस कहां से लूंगा, सेंटर से। क्यों सेंटर से लिया? क्योंकि भैया मेरे को पता है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ कंप्रेशन जाता है, एवरेज लिया जाता है, ये रीजन लगा लो। या सेंटर पर मैक्सिमम बकलिंग होती है इसलिए सेंटर से लिया, ये लगा लो, कुछ भी लगा लो। समझ आया? तो यहां से अभी मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टोटल h आएगा वो d/2 प्लस में t आएगा। समझना, अगली चीज जो बताऊंगा इस पर बेस है। क्लियर हुआ? तो टोटल यहां से मैं अपना एरिया आराम से निकाल सकता हूं। एरिया कैसे निकालूंगा, या फिर मैं कहना चाहूंगा अल्फा कैसे निकालूंगा। एरिया जो होगा मेरा, मैं कहूंगा b इंटू TF। ठीक है, जब आप लोड की बात करोगे ऊपर से तो ये लोड कुछ इस तरीके से फैलता है, लेकिन जब आप सपोर्ट की बात करोगे नीचे से तो सपोर्ट पर ना सिर्फ एक ही लाइन आती है। जरा समझो इस चीज को, जो कहना चाहता हूं कि जब आप लोड की बात करोगे तो लोड में दो लाइनें स्प्रेड होती है, मतलब दोनों तरफ से स्प्रेड होगा, लेकिन सपोर्ट तो किनारे पर होता है ना, तो किनारे पर होने के कारण सिर्फ एक ही तरीके से स्प्रेड होगा। ठीक है, तो यहां से टोटल फॉर्मूला आप याद रखना, जो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। चलिए, जब आप लोग लोड की बात करोगे, मतलब यहां से निकालोगे P लोड, कंसंट्रेटेड लोड की बात करोगे तो सिग्मा C जो कि आप सिलेंडरनेस रेशियो से निकालते हो, इनटू में B इंटू TF। ये B क्या है ये भी समझ लो आप लोग। देखो ये B कहलाता है टोटल A प्लस में 2 ऑफ d/2 प्लस में T इनटू में TF। TF क्या है, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। T क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। D क्या है, ओवरऑल डेप्थ। A क्या है, विड्थ का जो थिकनेस था, मतलब लोड का जो थिकनेस था वो है। दो क्यों लगाया, क्योंकि दो डिस्पर्शन लाइन आया। ठीक है, वही अगर मैं आपको कह दूं कि सपोर्ट के कारण आपको निकालना है P सपोर्ट, तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मैं कहूंगा B इंटू T। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस में d/2 प्लस में T इंटू में TF। वहां पर दो लाइंस थी, यहां पर एक लाइंस थी, इसलिए एक ही रखा। सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर और इधर करिएगा, पूरा आ जाइए, और इधर कर दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा स्टूडेंट्स जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है। क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट आप लोगों को। वैसे तो कभी नहीं आएगा न्यूमेरिकल, बट समझ में आना चाहिए क्या कर रहा हूं। अभी यहां से बात आती है, यहां से मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि भैया आप लोगों को अभी सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है। हाउ विल यू कैलकुलेट इट? जरा देखते हैं सिलेंडरनेस रेशियो कैसे निकालोगे आप लोग। मैं कह रहा हूं आप सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हो। क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला, L इफेक्टिव बटे में R मिनिमम। कोई डाउट नहीं है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग सारी वैल्यू पुट करोगे तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद एक फॉर्मूला आएगा, आपको याद रखना है, TW √3d1/TW। यहां पर ये है क्या क्या वो तो देख लो सारा का सारा। मैं कहूंगा d1 कहलाएगा मेरा डेप्थ ऑफ द वेब, डेप्थ ऑफ सेक्शन। TW कहलाएगा वेब थिकनेस, और √3 तो मेरा
कांस्टेंट है ही। इस वैल्यू से लैम्डा निकलेगा और इस लैम्डा से असल में मेरे प्यारे दोस्तों मैं सिग्मा कंप्रेशन निकालूंगा और वो कंप्रेशन यूज करूंगा। ये क्राइटेरिया है बकलिंग डिजाइन का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में कराया था, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बताया है ताकि आप दोबारा से उसको देखो तो क्लियर हो जाए चीजें आप लोगों को, ठीक है। बात आती है यहां पर, शायद से मैंने गलती करी है, एक मिनट में एक चीज आपको करवाना चाहूंगा। मैंने कहा अल्फा इंटू टी एफ, सॉरी यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को जो एजी बताया है वो बता दिया गलती से बी इंटू टी एफ, बट ये टी एफ नहीं है, ये टी डब्ल्यू है। क्योंकि बकल टी डब्ल्यू इसलिए है क्योंकि बकल जो करता हूं वो वेब के अलोंग होता है, तो टी एफ मत करना, वो टी डब्ल्यू है, ठीक है। वो गलती हो गया है, गलती में ज्यादा जल्दी में बी इंटू टी डब्ल्यू है क्योंकि बकल वेब के अलोंग होता है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, देखो होता क्या है जनरली, हम लोगों ने अपनी सारी चीजें कर ली है, वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग, फ्लिंज बकलिंग, सारी चीजें देख ली है, ठीक है। अभी एक ना सेक्शन आता है जिसको मैं कहता हूं बिल्ट अप सेक्शन। ये क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करोगे आप लोग कि क्या होता है कई बारी कि मेरा जो सेक्शन मैं प्रोवाइड करता हूं वो सेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि सारे के सारे लोड को सह ले। ये सच्चाई है। कई बारी द सेक्शन, द रोल्ड सेक्शन, IS रोल्ड सेक्शन इज नॉट सो स्ट्रांग सो दैट इट कैन बेयर ऑल द लोड्स सेफली। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कुछ अलग से प्रोवाइड करने की सोचते हैं। जरा प्रैक्टिकली सोच के देखना जो मैं कह रहा हूं। सपोज आपका ये आई सेक्शन है और ये आई सेक्शन आपकी नजर में बहुत होनहार है, बहुत बढ़िया से लोड को सह रहा है, लेकिन आपके लोड के अंडर ये लोड आपने डाला और ये आई सेक्शन हर तरीके से फेल हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज तो जानते हो, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। इस हिसाब से z की वैल्यू क्या होती है, i बाय वाई। आप एक चीज तो जानते हो कि अगर मेरा z बढ़ जाएगा तो मैं कहूंगा सेक्शन मेरा स्ट्रांग हो गया। ये चीज बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन मॉडुलस अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज क्लियर आ रही है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे बढ़ा सकते हो, मैं एक चीज तो जानता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से बढ़ाया जा सकता है अगर मैं इसके ऊपर एक मोटी मोटी कवर प्लेट्स डाल दूं, दो बढ़िया सी साइज की कवर प्लेट्स डाल दूं सिंपल, तो मैं जानता हूं कि इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। कैसे, जरा देखो क्या मैं यहां से जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जानता हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है, सपोज मैंने कहा बेस के अबाउट निकाल रहे हो, एक्स सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, हाउ विल यू कैलकुलेट इट। सपोज थिकनेस ऑफ द प्लेट इज t एंड द सेक्शन डेप्थ पूरी वाली d, तो मैं यहां से एक चीज तो जान सकता हूं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम Ixx क्या होगा। पहली बात तो इस सेंटर के अबाउट जो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो मैंने निकाला IAB, जिसकी वैल्यू आपको स्टील टेबल में गिवन होती है, ठीक है, जो भी सेक्शन होगा, प्लस एरिया ऑफ द प्लेट, ये जो प्लेट आप यूज कर रहे हो, एरिया ऑफ द प्लेट इनटू में एरिया ऑफ द प्लेट के सेंटर तक का डिस्टेंस, एरिया ऑफ द प्लेट के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसके सेंटर से उसका स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। तो क्या आ जाएगा, d/2, यहां लिख देता हूं, d/2 प्लस में t/2 का स्क्वायर। ये असल में पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जिसको नहीं पता प्लीज इसको नॉलेज लीजिए, 11th क्लास का कंसेप्ट है, मैकेनिक्स का छोटा सा कंसेप्ट है हमारी इंजीनियरिंग की भाषा में, कि जब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आता है तो एरिया इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर ऐड होता है। तो मैंने एरिया ऑफ द प्लेट को लिखा AP और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, सेंटर से इसके सेंटर तक का, तो d/2 तो यही हो गया, प्लस थिकनेस का आधा ये हो गया, तो d/2 प्लस t/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए मैं यहां से बताना क्या चाहता हूं जनरली,
बिल्टअप सेक्शन समझ आया आपको कि बिल्टअप सेक्शन जनरली क्यों दिया जाता है? बिल्टअप सेक्शन इसलिए दिया जाता है जब मेरा मेंबर स्ट्रांग नहीं होता और मेरे मेंबर को मजबूत बनाना होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए कवर प्लेट्स का यूज कर देता हूं, जिससे सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाता है और मेरा मेंबर स्ट्रांग हो जाता है। इसी को कहते हैं बिल्टअप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बिल्टअप में मेन क्राइटेरिया क्या है? कवर प्लेट। कौन सी कवर प्लेट दूं? अरे कौन सी का मतलब कितना एरिया होना चाहिए कवर प्लेट का, वो निकालना है। हाउ विल आई कैलकुलेट द एरिया? सिंपल सी बात है, देखो छोटी सी एजम्पशन, छोटी सी एनालिसिस का क्राइटेरिया यहां पर मैं कह सकता हूं कि आई एक्स एक्स माइनस में आई ए बी अपॉन में डी बाई टू प्लस में टी बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एपी। कोई डाउट आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर? आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें आप लोगों को। अभी बात आती है कि ये तो पूरा का पूरा असल में आई हुआ, बट आपको आई नहीं लेना होता, आपको जेड लेना होता है। भैया मेन चीज तो सेक्शन मॉडुलस पे फंसती है, आपको जेड लेना होता है। तो असल में मैं कहूंगा कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई से जेड निकलता है, आई से जेड निकलता है। जेड कैसे निकलता है? मैं देखूं इस चीज को अगर, तो कैसे कहूंगा कि यार जेड निकालने के लिए आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, जेड एक्स एक्स माइनस में जेड ए बी, क्योंकि आई से वाई को डिवाइड करा जाएगा तो जेड आ जाएगा, अपॉन में मैंने कहा डी बाई टू प्लस में टी बाई टू का स्क्वायर अपॉन में वाई कितना है, वाई कितना है, वाई कितना है। ऑब्वियसली यार ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा ये वाई तो है एक तरह का, ये डिस्टेंस वाई तो है पूरा का पूरा। तो कैसे भैया, जरा समझ के चलेंगे इस चीज को कि इनटू में यहां पर y से डिवाइड कर रहा हूं, वो कितना आ जाएगा d बाई टू प्लस में t बाई टू। क्लियर आ रहा है सर? स्क्रीन देखिएगा, आ रहा है। d बाई टू प्लस में t बाई टू से डिवाइड करूंगा, y है ये डिस्टेंस जो होता है वो y कहलाता है। अभी ना एक छोटी सी एजम्पशन लेकर चलो यहां पर आप। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन क्या है कि t जो है, t बाई टू जो है वो d बाई टू से बहुत छोटा है। अरे ओवरऑल सेक्शन की डेप्थ से t की डेप्थ बहुत छोटी है, तो वी जस्ट नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो ओवरऑल मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा? जेड एक्स एक्स माइनस में जेड ए बी अपॉन में d बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में d बाई टू, यानी ये अपॉन में d बाई टू ऐसे लिख देता हूं। चलो ये क्या है? ये है एरिया ऑफ द प्लेट। कौन सी प्लेट? नीचे वाली प्लेट। क्या एक प्लेट दोगे? ना 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 ना, सिमेट्रिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ऊपर भी एक प्लेट देनी पड़ेगी। तो जो भी आपका एरिया आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जो भी आपका एरिया आ रहा है प्लेट का उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 एरिया निकालने चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लेट होगी, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? यहां से मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या चीज आ रही है? फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं, नेट एरिया ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू में जेड एक्स एक्स माइनस में जेड ए बी अपॉन में डी। याद रखो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्स क्या है? बेस। एक्स एक्स क्या है? बेस। और ए बी क्या है? बीम। और डी क्या है? डेप्थ ऑफ द सेक्शन, डेप्थ ऑफ आई सेक्शन। ये छोटा सा फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है जब आप डिजाइनिंग की तरफ भागोगे, ये चीज याद होनी चाहिए। जनरली हम इस एनालिसिस से एक ही बात समझते हैं, हाउ शुड आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट, हाउ मच द एरिया ऑफ द प्लेट शुड बी टेकन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से एरिया ऑफ द प्लेट निकलेगा। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को जो कहना चाहता हूं, क्लियर रखना, ठीक है। अभी यहां से कुछ थ्योरेटिकल बातें करना चाहूंगा आप लोगों से कि बिल्टअप सेक्शन ठीक है, मेजर कंडीशन आपने देख ली, बिल्टअप सेक्शन क्यों दिया जाता है, लेकिन कुछ और भी कंडीशंस देखते हैं जो माइनर कंडीशंस होती हैं। जरा देखो, मैंने आप लोगों को कहा कि बिल्टअप सेक्शन की रिक्वायरमेंट 3 तरीकों से होती है। आप प्रैक्टिकली भी अगर सोचो ना तो देखना
देखो यार, मेरे पास मैंने कहा कि बिल्टअप सेक्शन में आप कवर प्लेट लगा सकते हो ऊपर, लेकिन एक बच्चा ये कह देगा सर कवर प्लेट क्यों लगानी, आप सेक्शन की डेप्थ बढ़ा दो ना। यार नहीं होता ऐसा। क्यों? लिखो पहले बिल्टअप सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। पहली कि डेप्थ ऑफ द सेक्शन जब रिस्ट्रिक्ट होता है, आप ज्यादा डेप्थ नहीं बढ़ा सकते, जस्ट प्लेट लगाओ, तो डेप्थ ऑफ द सेक्शन रिस्ट्रिक्ट होता है, तो आपका ये होगा। दूसरी कंडीशन तो मैंने बताई, जब लोड बहुत ज्यादा होगा, लोड इज हाई। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है, देखो कि जब लोड कम होता है और मेरे सेक्शन की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर लोड कम हुआ, सपोज मैंने कहा लोड कम हुआ लेकिन सेक्शन आप उतना ही लगा रहे हो, अरे कितना महंगा पड़ेगा यारो, तो आप क्या करोगे, आप अपने सेक्शन को छोटा करोगे ना। तो कैसे? बिल्टअप सेक्शन, समझ आ रहा है? तो आप क्या करोगे, जब लेंथ ऑफ द सेक्शन हाई होगा एंड लोड जो है वो लो होगा, सो फॉर इकोनॉमिकल कंडीशंस यूज बिल्टअप। क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूं? अभी एक बात आती है कि बिल्टअप सेक्शन को यूज के कौन कौन से सेक्शन यूज करे जाते हैं बिल्टअप में, देखेंगे। देखो यार, सेक्शंस टू बी यूज्ड, ऐसा लिखो, सेक्शंस यूज्ड। पहला आई सेक्शन एंड प्लेट्स। दूसरा चैनल सेक्शन। तीसरा मिक्सचर ऑफ बोथ। कैसे? देखो यार, मैं बताना चाहूंगा। एक आई सेक्शन है, उस आई सेक्शन के ऊपर प्लेट लगा दी। एक आई सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन है, उस चैनल सेक्शन के ऊपर प्लेट लगा दी। ये तो हुआ पहले वाला। दूसरा मैंने कहा, पहला और दूसरा कुछ ऐसा ही। मैंने कहा तीसरा मिक्सचर हो जाता है। हाउ इज द मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ? या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये चैनल है, इसके ऊपर भी चैनल और इसके नीचे भी चैनल। तीसरा कह रहा है मिक्सचर का, वो कैसे होगा? देखो मैंने कहा आपके पास आई सेक्शन है, इसके ऊपर चैनल, इसके नीचे चैनल। अब करो ना, मिक्सचर हो गया ना। हाँ, तो इस चीज को हम एक बिल्टअप सेक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ये पूरा क्राइटेरिया बिल्टअप का था, एक बीम की तरह डिजाइन करते हैं इसको। आगे भी समझो, और चीजें बताने जा रहा हूं। अभी मेजर चीज आती है कि मैंने आपको सारे क्राइटेरिया बताए, प्राइमरी क्राइटेरिया, सेकेंडरी क्राइटेरिया, बिल्टअप का क्राइटेरिया। अभी आपने सपोज प्रैक्टिकली बीम को डिजाइन करना है, प्रैक्टिकली बीम को डिजाइन करना है, तो क्या आप उस पे शियर चेक नहीं करोगे? क्या आप बेंडिंग चेक नहीं करोगे? क्या आप डिफ्लेक्शन चेक नहीं करोगे? या आप टोर्जन चेक नहीं करोगे? सब करोगे, जरूरी है। तो हम लिखेंगे यहां पर डिजाइन, या फिर मैं लिखूंगा चेक फॉर द बेंडिंग। तो जरा बेंडिंग के लिए चेक करा जाएगा। क्या कंडीशन होती है बेंडिंग के लिए? देखो, आप एक चीज अडॉप्ट करके चलोगे हमेशा। फॉर द बेंडिंग क्राइटेरिया लिखो चेक फॉर बेंडिंग। तो हम बेंडिंग चेक करने का एक ही तरीका अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कि टेंशन स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू कंप्रेशन स्ट्रेस। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारा सेक्शन सेफ है। अभी क्या है समझ के देखना, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। सपोज एक बीम है और उस बीम पर लोड डाला, टेंशन इस साइड जाएगा, कंप्रेशन इस साइड आएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सेक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके जीरो बन जाएगा, यानी सेक्शन फेल हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बेंडिंग का स्ट्रेस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर आ जाए, कंप्रेशन और टेंशन बराबर आ जाए, तो वो कैंसिल आउट कर जाएगा एक दूसरे को, फेल नहीं होगा। ये कंडीशन लगाई जाती है। एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, अगर मैं टेंशन स्ट्रेस को निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा टेंशन इंटू बेंडिंग स्ट्रेस, बीटी इंटू दिस, इंटू में एरिया टेंशन वाला इज इक्वल टू में टेंशन कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस इंटू में एरिया कंप्रेशन वाला। ये हुआ एक जनरल इक्वेशन। बट आई नो दैट, लिखोगे नोट करके, इन केस ऑफ वेल्डिंग, above formula is applicable, but in case of
रिवेटिंग या बोल्टिंग अबव फॉर्मूला मॉडिफाइज। कैसे, जरा समझ के चलना जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बोल्टिंग या रिवेटिंग कर देते हो तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो इस चीज को मैं यहां पर कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब रिवेटिंग और बोल्टिंग होता है तो वहां पर होल्स हो जाते हैं। होल्स होने के कारण जनरली टेंशन वाला जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, नेट एरिया आ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं कहूंगा यहां से कि टेंशन वाला एरिया जो है उसमें होल्स हो जाते हैं जिसके कारण वो एरिया कम हो जाता है। लिखो, इन रिवेटिंग ग्रॉस एरिया, फुल एरिया जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू होल्स। तो वहां पर क्या होगा, मैं कहूंगा टेंशन में नेट एरिया आएगा ना कि ग्रॉस एरिया। एक बात तो पता है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, ग्रॉस एरिया दोनों का सेम होगा, जनरली AT इज इक्वल टू AC चले जाता है। बट रिवेट के केस में AT जो है वो कम हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट एरिया में, और AC क्या है, ये तो ग्रॉस एरिया बन जाएगा। तो यहां ना फॉर्मूला बनता है। कैसे, आपको पता है जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस भी कम लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा, हाँ, क्योंकि वहां पर एरिया कम है, मजबूती कम हो जाएगी। तो असल में हम लोग बेंडिंग चेक करने के लिए टेंशन पे ध्यान देते हैं। तो टेंशन पे कैसे ध्यान दिया जाता है, यू आर कैलकुलेटिंग सिग्मा BT बाय द फॉर्मूला सिग्मा BC इनटू में एरिया ग्रॉस अपॉन एरिया नेट। समझ आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूं, ये फुल डिटेल में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये समझो कि आप टेंशन का बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे क्योंकि वहां पर मजबूती कम है, एरिया कम होता है। कैसे, ऐसे ये निकालोगे, ठीक है। जब बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करोगे, याद रखोगे। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन डिजाइन कैसे करते हैं मैंने बता रखा है। मैं आपको सारी चीजें ना अभी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, कि हाउ विल यू कैलकुलेट द कनेक्शन। सो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगला स्टेप जो आपका आ जाता है दैट इज नोन एज डिजाइन ऑफ कनेक्शंस। अरे किस टाइप का कनेक्शन, यू नो दैट it can be welded, it can be riveted, it can be bolted, any connection, and I have told you each and everything. Now how will you connect? समझ आ रहा है जो कहना चाहता हूं मैं। जनरली रिवेटिंग और बोल्टिंग को एक्सेप्ट करता हूं, वेल्डिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारी बता रखी है, ठीक है। रिवेटिंग और बोल्टिंग, रिवेटिंग या बोल्टिंग जब आप एक्सेप्ट करोगे तो मेजर जो चीज आती है वो क्या बताना चाहता हूं, यहां पर दो तरीके की होती है, एक होता है चेन रिवेटिंग, एक होता है स्टैगर्ड। अभी कुछ बच्चे कह देते हैं यहां पर कि जेंटलमैन देयर इज आल्सो वन रिवेटिंग दैट इज नोन टू बी एज द डायमंड रिवेटिंग, बट आई एम सेइंग डायमंड इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टैगर्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस टू यू। सो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इन दिस चेन रिवेटिंग यू आर प्रोवाइडिंग द बोल्ट in this manner. In the staggered riveting you are providing the bolt in this manner. So which one is better? And I know that staggered riveting is better because net area is more. Net area is more in this. ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। लर्न दिस कंसेप्ट। जिसको नहीं पता मेरे स्टील के पहले लेक्चर्स देखिए, एक एक चीज बता रखा है, ठीक है। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स में शायद से ये बताया था, देख लेना, याद नहीं है। एरिया उसमें नेट एरिया ज्यादा होता है जिसके कारण स्ट्रेस कम इंड्यूस होता है, पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या चेक होगा? डिफ्लेक्शन। लिखो, इसके बाद जो चेक होगा दैट इज नोन टू बी एज द डिफ्लेक्शन। सो हाउ विल यू चेक द डिफ्लेक्शन? एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आना चाहिए। मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चंस भी दूंगा तो समझ में भी आ जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें अभी। अगला लिखेंगे डिजाइन या फिर चेकिंग फॉर द डिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए, होता क्या है, आपने सोम के अंदर डिफ्लेक्शन पढ़ रखा होगा। हर बीम का डिफ्लेक्शन कितना आता है ये आपको पता होगा, ठीक है। हर बीम का डिफ्लेक्शन कितना कितना आता है ये आपको पता होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये ऐसे है, तो यहां पर भैया इसका WL की पावर 4/EI × 5/384,
ये हो जाता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे आपने करे होंगे, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जिसने नहीं करे, सोम में डिफ्लेक्शन का टॉपिक मिला होगा, मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को ये याद करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले और कुछ नहीं है। बात आती है यहां पर कि डिफ्लेक्शन चेक कैसे करना। एक छोटा सा क्राइटेरिया, छोटा सा नोट, सारी कोडल प्रोविजन लिखवा रहा हूं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द फ्लेक्सर मेंबर, FMS फ्लेक्सर मेंबर इज L अपॉन में 325। L क्या है? स्पैन लेंथ। L क्या है? स्पैन लेंथ। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो क्या होता है कि आपने अपने बीम के ऊपर लोड लगाया, वो लोडिंग कैसा लग रहा है ये आपको पता है। उस लोडिंग के कारण आपके फ्लेक्सर मेंबर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो निकालोगे, प्लस इस फॉर्मूले से ये निकालोगे। तो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये बात आप याद रखेंगे, क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। अगर ये है तो सेफ है, ये बात याद रखना। इससे अगला क्या आता है? इससे अगला मेरे प्यारे दोस्तों आता है शेयर चेक करना। हाउ विल यू कैलकुलेट शेयर? मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे काफी सारा पढ़ाना है, तो समझ के चलो सारी चीजें। चेक फॉर शेयर, मुझे अभी कुछ कोडल प्रोविजंस भी लिखवानी है आप लोगों को। शेयर कैसे चेक होता है? अरे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अपने लेक्चर में शेयर क्राइटेरिया आपको पढ़ाया था, शेयर स्ट्रेस पढ़ाया था। हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द शेयर स्ट्रेस? यू ऑल्सो नो दैट इसका फॉर्मूला होता है VQ बाय I इंटू बी, और मैं कहूंगा A इंटू वाई बार होता है Q। या फिर इसको मैं छोटा सा और तरीके से लिखता हूं, V इंटू A इंटू में वाई बार अपॉन में I इंटू बी। अच्छा, ये क्या है? छोटा सा समझाना चाहूंगा। सपोज ये आपका एक सेक्शन है और इस सेक्शन पर आपका जो शेयर फोर्स पड़ रहा है वो है V। ठीक है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस से ऊपर किसी भी सेक्शन पर आपने टॉप से कुछ डेप्थ पर कोई सेक्शन ले लिया, एंड एज दिस सेक्शन आप लोग क्या करना चाहते हो? शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो। और इस सेक्शन पर फोर्स लग रहा है V। I क्या है? इस सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है I। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या आएगा? इफ दिस इज B, दिस इज D, देन I इज इक्वल टू BD क्यूब बाय 12। B क्या है? विड्थ ऑफ द सेक्शन। अभी समझना A क्या है। A जो है ना, A इंटू वाई बार जो है, A कहलाता है शेडेड पोर्शन का एरिया। क्या कहला रहा है? A एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। दिख रहा होगा कौन से वाला है? ऊपर वाला। वाई बार क्या है? वाई बार कहलाता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द शेडेड एरिया, सेंटर ऑफ शेडेड एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इसके न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है वाई बार। तो पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट टॉ शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है। अभी एक चीज आप जानते हो, फॉर द सेफ कंडीशन हाउ मच शुड बी द वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस। जरा देखेंगे इस चीज को, लिख लो ये बातें, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर द सेफ कंडीशन के लिए आपका शेयर स्ट्रेस किससे कम या उसके बराबर होना चाहिए? 0.45 FY के। ये मैंने लिखवाई हुई चीजें हैं, बट एक चीज का ध्यान दोगे, ये तो कोडल प्रोविजन नहीं है, हमने पहले पढ़ा है इस चीज को। 0.45 FY होता है, बट स्टिफनेस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए, रिस्ट्रेनमेंट को मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे कंसर्न स्टिफनेस क्राइटेरिया this 0.45 FY should be converted to 0.4 FY। हम स्टिफनेस और रिस्ट्रेनमेंट क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए इस 0.45 को 0.4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। तो ये कंडीशन आपकी मेंटेन्ड होनी चाहिए। FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस। अगर ये कंडीशन मेंटेन्ड है तो यू आर सेफ, द सेक्शन इज सेफ। समझ आया आप लोगों को? चलो एक चीज लिखवाता हूं। मैंने आप लोगों को यहां पर कहा
कि भैया मैक्सिमम या फिर एवरेज शियर स्ट्रेस आप कैसे निकालोगे सेक्शन का। अरे सिंपल है, एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, टोटल शियर फोर्स अपॉन में टोटल विड्थ इनटू में थिकनेस ऑफ द वेब। व्हाई वेब? बिकॉज शियर इज टेकन बाय द वेब ओनली, दिस इज आवर असम्पशन। समझ आ रहा है? तो ये चीज। एक और कंडीशन आती है, क्या? एक और कंडीशन ये आती है कि जो आपने टो एस कैलकुलेट करा था वो आपके एवरेज से कम लगाना, एवरेज से कम या उसके बराबर लगाना, इससे ज्यादा मत लगाना, सेक्शन सेफ रहेगा हमेशा। एक और कंडीशन याद रखना। समझ आ रहा है? एवरेज शियर स्ट्रेस। जिसको नहीं पता, मेरा सोम का स्ट्रेस वाला लेक्चर देखना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा उसका, तो आप क्लिक करना, दिख जाएगा। ठीक है, अभी मेन चीज मैं यहां से करवाना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए डिजाइन स्टेप्स, या चलो नोट करके एक और बात लिखो। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, टोटल फोर्स P है। P क्या है? फोर्स। अगर ये फोर्स बॉडी पर मेरा लग रहा है या आपको कैलकुलेट करना है, तो भैया कैसे कैलकुलेट होगा? याद रखेंगे कि चेन रिवेटिंग के लिए इसका फॉर्मूला याद रखना, V इंटू क्यू, लिखो V इंटू क्यू अपॉन में I इंटू में P शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू रिवेट वैल्यू। अच्छा, रिवेट वैल्यू पता है ना, बियरिंग और शेयरिंग स्ट्रेस में से कम वाली होती है। तो शियर फोर्स इंटू क्यू, क्यू क्या है? A बाई बार अपॉन I इंटू में P जो फोर्स लग रहा है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू चेन रिवेटिंग के लिए 2RV। वही मैं अगर स्टैगर्ड की बात कर लेता हूं तो यही फॉर्मूला मेरा बन जाता है, VQP बाई I शुड बी लेस देन इक्वल टू रिवेट वैल्यू। चेन रिवेटिंग में 2 से मल्टीप्लाई और रिवेट में 1 से। आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ कोडल प्रोविजंस लिखवाना चाहता हूं बिल्ट अप मेंबर्स के लिए, और वैसे भी मैंने लिखवाई है सारी चीजें, बट फिर भी लिख लो दोबारा से। यहां से मैंने आप लोगों को कुछ कोडल प्रोविजंस दोबारा वैसे तो बता रखी है कि कंप्रेशन फ्लेंज की थिकनेस या विड्थ कैसे निकाली जाती है। लिखेंगे कंप्रेशन फ्लेंज के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए क्राइटेरिया क्या रखा जाता है कि B/TW किसी भी हालत में 16T से ज्यादा ना हो जाए, या फिर मैं कहना चाहूंगा 256T/√FY। इससे ये B का क्राइटेरिया है। B इतने से कम ही रखना, मैक्सिमम इतना जा सकता है, ये बातें आपको याद रखनी है। टेंशन मेंबर के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है? B/TF ये हो जाती है मेरी 20T या 20, बस इतना याद रखोगे। ठीक है, चलो बिल्टअप मेंबर्स की बात करते हैं। बिल्टअप मेंबर्स के लिए क्या क्या रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया याद रखना आप लोग कि अगर आप बिल्टअप मेंबर्स की बात करते हो, ये तो मैंने मेन सेक्शन की बात करी थी, मेन क्राइटेरिया बता दिया था। अगर बिल्टअप मेंबर्स की बात करी जाएगी तो उसमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अलग अलग क्राइटेरिया, रिवेटिंग का होता है, वेल्डिंग का होता है, टेंशन मेंबर्स का होता है, वो चीजें याद रखोगे। कंप्रेशन मेंबर के लिए मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? बिल्टअप मेंबर्स की। कंप्रेशन के लिए आपको याद रखना है कि अगर ये सेक्शन मेरा रिवेटेड है तो रिवेटेड के लिए वैल्यू आती है 1440T/√FY। मैक्सिमम कितनी जाती है? 90 इंटू T। T इज द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव में एसएससी जेईई में आया हुआ है, तो याद रखना। ठीक है, वही मैं कहता हूं अगर वेल्डेड है तो वेल्डेड के लिए ये वैल्यू कितनी कन्वर्ट होके आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? वेल्डेड के लिए ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 580T/√FY सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 35T। ये मैक्सिमम है, जनरली इतनी रखी जाती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि बाकी इसके अलावा कोई है, इसके अलावा अदर प्लेट्स, भैया बहुत सारी प्लेट्स होती है ना, टाई प्लेट्स आ जाती है, कवर प्लेट्स आ जाती है, पैकिंग प्लेट्स आ जाती है, तो मेन प्लेट की बातें ये चल रही थी। बाकी अदर कंप्रेशन मेंबर्स, ऐसा लिखेंगे, अदर कंप्रेशन मेंबर्स, उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है
वो कितना होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे 800t/√fy, 800t/√fy सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 50t। पेपर में मेरे ख्याल में एसएससी में ये आया हुआ है, ये नहीं तो टेंशन मेंबर, ये तो मैंने लिखवाया कंप्रेशन मेंबर्स का, वही टेंशन मेंबर की जब मैं बात करूंगा तो कुछ याद नहीं रखना, लिखना है 100t। विड्थ मैक्सिमम बेसिस पे 100t पर जाती है टेंशन ऑफ द फ्लेम, टेंशन मेंबर, ठीक है। थिकनेस, तो ये क्राइटेरिया कुछ कोडल प्रोविजंस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, एक मेजर चीज लिखेंगे डिजाइन स्टेप्स, मेजर चीज लिखेंगे डिजाइन स्टेप्स, लिखेंगे डिजाइन स्टेप्स ऑफ फ्लेक्सर मेंबर, वो फॉलो करना है आप लोगों को। फिर जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा वो समझ में आ जाएगा क्या करा है मैंने इसमें, ठीक है। लिखेंगे डिजाइन स्टेप्स ऑफ फ्लेक्सर मेंबर। पहला आप क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लोड, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लोड, आपके सेक्शन पर लोड कितना पड़ रहा है वो पता करो, कितने आना जाना लग रहा है, कितना उसके ऊपर मेंबर है, वो सारी चीजों से आप लोड पता करोगे। सपोज मैंने कहा ये आपका एक सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर आपने कुछ ऐसा बना रखा है, पहली बात तो इस सारे मेंबर्स के कारण इस सेक्शन पे जो लोड पड़ेगा वो निकालो, प्लस अगर इस पर कुछ लाइव लोड पड़ता है वो निकालो, डेड लोड पड़ता है वो निकालो। अर्थक्वेक लोड, विंड लोड तो हम जनरली नहीं ले रहे हैं तो 33% इंक्रीज कर देना, हो जाएगा, सॉरी 25 मेंबर्स में। तो ये चीज समझ आ रही है, आपने लोड निकाल लिया किसी भी सेक्शन पर कि कितना लोड उस पर पड़ रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे भैया, लोड निकालने के बाद आप अपनी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालो सेक्शन पर, लिखेंगे कैलकुलेट, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। उसके बाद इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा सेक्शन मॉडुलस निकालो, कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस बोले तो I/Y Z, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी ये कैसे निकाल लोगे, मैं एक चीज जानता हूं, या फिर मैं कहूंगा M/सिग्मा, ये भी होता है यार एक फॉर्मूला, आपने M ऊपर से निकाला, सिग्मा आपको पता लग जाएगा कितना लग रहा है, उससे आपने Z निकाला। अभी Z से ना आपको I पता लग रहा है मेंबर का, आप क्या कर सकते हो, इस Z की हेल्प से विद हेल्प ऑफ सेक्शन मॉडुलस चूज सेक्शन, आप अपने सेक्शन को चूज करो, कौन सा सेक्शन यूज होगा, कैसे, इसकी हेल्प से, ठीक है। समझ आ रहा है जो कहना चाहता हूं, आपने सेक्शन चूज करा, सेक्शन चूज करने के बाद आप क्या करोगे, उस पर चेक करोगे अपना बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें चेक होनी चाहिए आपकी, समझ आ रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वही क्रिपलिंग, बकलिंग, ये सब चेक होगा, तो लिखेंगे इसके बाद वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग चेक होगी, वो कैसे होगी लिखेंगे, वेब क्रिपलिंग, वेब बकलिंग, कहने का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी क्राइटेरिया चेक करोगे, और वो करना मैंने बताया आप लोगों को, करना मैंने बताया आप लोगों को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी ये डिजाइन स्टेप्स फॉलो करने हैं, बीच में हम लोग करते हैं डिजाइन ऑफ कनेक्शंस, तो उसका कोई स्टेप नहीं है, वो आपको समझ आ जाना चाहिए कहां पर लगेगा। सेक्शन चूज करा, चूज करने के बाद कनेक्शन डिजाइन, कनेक्शन डिजाइन पे सारी चीजें फॉलो करोगे जो पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा फ्लेक्सर मेंबर मेरा सही से डिजाइन होता है। क्लियर हुआ जो कहना चाहता हूं आप लोगों को। चलिए अभी और आगे की तरफ बढ़ता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आप लोगों का। बात आती है यहां से कि आपने अपना फ्लेक्सर मेंबर डिजाइन करा सिंपल वाला, सिंपल वाले को और मजबूत बनाने के लिए आप बिल्टअप की तरफ आए ना। अभी मैंने कहा कि लोड इतना ज्यादा पड़ गया है कि बिल्टअप भी काम नहीं कर रहा, हाउ विल यू कंटिन्यू विद इट, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, व्हाट यू विल डू, अरे यू विल डू कुछ अलग तो कितना अलग यहां से समझेंगे। अभी बिल्टअप सेक्शन की जगह यू विल यूज प्लेट गर्डर्स, ये क्या है देखता हूं, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ की भाषा में समझेंगे इसको। देखो यार अपन बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, हाँ, तो अपन जब इंटेलिजेंट नहीं है
तो हमारा दिमाग कहां दौड़ेगा, अरे ये नहीं तो दूसरा लाओ ना, करना तो है ही, छोड़ने वाले तो हम है नहीं। मैंने क्या करा, पहले मेरे पास आई सेक्शन था, इसके ऊपर प्लेट लगा के कुछ जुगाड़बाजी करी, ये भी फेल, बिल्टअप भी फेल। अब मैंने क्या करा, जब ये आई सेक्शन ही काम नहीं आ रहा ना, तो खुद का बना दिया। समझ आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? अभी आप क्या करोगे, क्रिएट आई सेक्शन। कैसे? आपने लिया एक सीधी प्लेट, आपने ली दो ऐसे प्लेट, और इन प्लेट्स को आपस में किसी हेल्प से जोड़ दिया। समझ आ रहा है क्या? आपने खुद का आई सेक्शन बना दिया। अभी भैया खुद की बनाई हुई चीजों पे ओवर कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं, तो इस चीज को मैं कहता हूं कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर चीज आ गई है मेरे पास, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्गर चीज आ गई है। इस खुद के क्रिएटेड आई सेक्शन को, इस खुद के बनाए हुए आई सेक्शन को नाम दिया जाता है प्लेट गर्डर। क्लियर है? इस खुद के आई सेक्शन को नाम दिया जाता है प्लेट गर्डर। अच्छा, लिखेंगे अगला टॉपिक प्लेट गर्डर्स पे। मैं डिजाइनिंग नहीं कराऊंगा प्लेट गर्डर की, क्योंकि डिजाइनिंग आपके कोर्स में नहीं है, पेपर में भी नहीं आने वाली। हाँ, कोडल प्रोविजन आती है, पेपर में क्वेश्चन आता है गारंटीड, वो करवा दूंगा। ठीक है, समझ के चलना। हेडिंग डालो प्लेट गर्डर्स। मैंने कहा प्लेट गर्डर क्या होता है, खुद का सेल्फ क्रिएटेड आई सेक्शन, बस इतना याद रखेंगे, सेल्फ क्रिएटेड आई सेक्शन। अच्छा, कैसे? मैंने करा दो प्लेट ली, कुछ ऐसे ऐसे ये प्लेटें मैंने जोड़ दी। कैसे? कुछ एंगल्स की हेल्प से। यहां से एक एंगल आता हुआ यहां गाड़ दिया, यहां से आता यहां, और यहां से आता यहां, और यहां से आता यहां। इन एंगल्स को नाम दिया जाता है फ्लेंज एंगल्स, याद रखेंगे। बात आती है कि क्यों प्लेट गर्डर की जरूरत होती है, लिखेंगे व्हाई टू यूज, व्हाई टू यूज इट। तो पहली चीज कहलाता है प्लेट गर्डर्स की जरूरत इसलिए होती है जब मेरे को अपने सेक्शन की डेप्थ बड़ी बनानी होती है। देखो, नेचुरल आई सेक्शन तो 300 mm तक का, उससे बड़ा बनाना तो क्या, तो लिखूंगा व्हेन लार्ज डेप्थ इज रिक्वायर्ड, या मैं कहूंगा जब लोड एक्सट्रीमली हाई होता है, जब लोड बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई। एक्सट्रीम में तो ट्रस गर्डर्स का यूज करते हूं, बाद की बात है। समझ आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये इसलिए यूज किया जाता है। अच्छा, कुछ चीजें समझने के लिए देखेंगे यहां पर। पहली चीज, हम क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। उस हिस्सों को तोड़ने से पहले कुछ समझाना चाहूंगा आप लोगों को। ये क्या है, फ्लेंज एंगल, कि वी आर एज्यूमिंग दैट, लिखेंगे एज्यूम्ड दैट shear taken by web and compression and tension taken by flange। ये बातें याद रखना। shear जो है वो वेब लेता है और कंप्रेशन और टेंशन फ्लेंज लेता है, ऑलवेज रिमेंबर। और क्या, अभी इस चीज को पूरा का पूरा सही बनाने के लिए, सही प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, मेरी भाषा को समझना कि ये तो हुआ वेब का एंड, मैं जरा मार्कर यूज करूंगा दूसरा, ये तो हुआ मेरा दूसरा एंड वेब का एंड, और ये हुआ मेरा फ्लेंज का स्टार्टिंग। वेब के एंड और फ्लेंज के स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप देते हैं, क्यों? टू इंट्रोड्यूस फुली शेयर वेब, मतलब सारा शेयर फोर्स वेब में जा रहा है। इस चीज को कंफर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फ्लेंज और वेब के बीच में गैप देते हैं, और इस गैप की क्या वैल्यू होती है, 5 mm। तो ये बात अपनी भाषा में लिख लो, टू इंट्रोड्यूस द शेयर्ड वेब और टू कंफर्म दैट कि टोटल शेयर फोर्स इज टेकन बाय द वेब, वी इंट्रोड्यूस 5 mm गैप बिटवीन द वेब एंड द फ्लेंज। क्लियर हो रहा है? अभी चीज आती है, हम ऊपर वाली फ्लेंज को नाम देते हैं कंप्रेशन, और नीचे वाली फ्लेंज को नाम दिया जाता है टेंशन, याद रखेंगे। तो मैं इधर से आपको कुछ बताना चाहता हूं, कंप्रेशन और टेंशन क्या है। देखो, कंप्रेशन फ्लेंज को अगर मैं देखूं ना, तो कंप्रेशन फ्लेंज में क्या क्या आ रहा है, जरा देखेंगे प्यारे दोस्तों ये चीज, कि कंप्रेशन फ्लेंज में क्या क्या आ रहा है। कंप्रेशन फ्लेंज की बात करेंगे,
इसमें तीन चीजें आ रही हैं, एक तो खुद फ्लेंज आ रहा है, प्लस एंगल आ रहे हैं, प्लस वेब इक्विवेलेंट आ रहा है। अरे ये क्या आ गया नया टर्म, घबराना नहीं है, समझना है। वेब इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो आपका ये वाला हिस्सा जो है ये एंगल आ रहा है, ये जो मैंने अभी शेड करा ये एंगल वाला हिस्सा है। इस एंगल वाले हिस्से ने कितना वेब ऑक्यूपाई करा, ये जो मैंने करा ना अभी अभी, एंगल के साथ कितना हिस्सा वेब का ऑक्यूपाइड है। जरा मैग्नीफाइड वर्जन बनाना चाहूंगा इस चीज का। सपोज ये मेरा आई सेक्शन आ रहा था, यहां पर मैंने इसका एंगल बनाया, इस एंगल में कितना हिस्सा वेब का कवर अप हो रहा है, उस हिस्से को कहता हूं वेब इक्विवेलेंट। समझ आया वेब इक्विवेलेंट क्या होता है? रिमेंबर वेब इक्विवेलेंट की आईएस कोड ने वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है? इट इज 1/6 ऑफ द टोटल एरिया। लिखेंगे वेब इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे को आईएस कोड ने कितनी दे रखी है? 1/6 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वेब। लिखेंगे ये बात। कंप्रेशन की बात चल रही है, कंप्रेशन में वेब इक्विवेलेंट कितना है? 1/6 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वेब। AW क्या है? टोटल एरिया ऑफ द वेब। कैसे? सपोज मैंने कहा कि वेब की डेप्थ जो है वो D है और थिकनेस TW है, तो ये AW आ जाएगा। क्लियर है? वही टेंशन की अगर बात करता हूं तो क्या होगा? देखो टेंशन की आप जब बात करोगे ना, तो टेंशन में भी यही चीजें आती हैं। जनरली टेंशन की बात करूंगा तो टेंशन में भी यही तीन चीजें आएंगी, वेब इक्विवेलेंट, एंगल और उसके बाद फ्लेंज। हाँ तो भैया इसको कैसे करोगे? मैं यहां पर भी फॉर्मूला लिखना चाहूंगा कि जो कंप्रेशन में 1/6 था वो टेंशन में वेब इक्विवेलेंट मेरा बन जाता है 1/8। टोटल एरिया ऑफ द वेब का 1/8। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि why there is the minimum and why there is the maximum? I mean to say that कंप्रेशन में ज्यादा होता है और टेंशन में कम होता है। क्यों? क्योंकि यार आपको पता है कि लोड जो पड़ता है ना, लोड हमेशा कंप्रेशन पर पड़ता है। जब एक आई सेक्शन है, आई सेक्शन पर लोड पड़ रहा है, अरे तो लोड कंप्रेशन वाली साइड पर पड़ रहा है ना, इसलिए हम वहां पर ज्यादा वेब इक्विवेलेंट देते हैं, टेंशन में कम देते हैं। याद रखेंगे, ठीक है? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को जो कहना चाहता हूं। अभी एक चीज और कि हम जो ये एंगल्स देते हैं, ये एंगल्स किस हिसाब से देते हैं? कोडल प्रोविजन लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप ये सब चीजें। लिखेंगे एक और इसके बाद चीज कि जो एंगल सेक्शन दिया जाता है, एंगल सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड इन सच अ वे दैट angle should be provided should provide in such a way that it occupies 1/3 area। ये बात याद रखेंगे, it occupies 1/3 area of the flange। फ्लेंज कौन सा? ये कौन सा है? टोटल एरिया ऑफ द फ्लेंज। टोटल मतलब कंप्रेशन प्लस में टेंशन दोनों का। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 1/3 एरिया ऑफ द फ्लेंज जो है वो ऑक्यूपाई होना चाहिए। यार दोनों का नहीं, दोनों काट दो यहां पर, इसको और कर लो, दोनों तो ज्यादा हो जाएगा। कंप्रेशन या टेंशन की फ्लेंज का जो भी एरिया आ रहा है, जो मैक्सिमम होगा, यहां पे लिखो मैक्सिमम वाला, उसका 1/3 एरिया एंगल के फ्लेंज, एंगल जो आ रहा है फ्लेंज एंगल्स, उनका एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए। इस हिसाब से सेलेक्ट होंगे। जनरली लिखो एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट, जनरली वी यूज अनइक्वल एंगल्स। अनइक्वल एंगल्स आप लोग समझते हैं क्या होता है? सपोज दिस इज माय एंगल, तो ये मेरा ये और ये L और ये L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, इसको कहते हैं अनइक्वल एंगल्स। ठीक है? अनइक्वल एंगल्स आर यूज्ड एंड longer leg is connected to ग्रेटर या फिर फ्लेंज साइड, ऐसा लिखूंगा। लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड टू फ्लेंज साइड टू एंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया। क्या मतलब हुआ यार? समझ के चलो इस चीज को। ये कोडल प्रोविजंस लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में इन्हीं में से आता है। देखो मैंने कहा कि आपके पास ये फ्लेंज आया, ये वेब है
और ये इसके ऊपर फ्लेंज है और यहाँ पर आपने कुछ एंगल दिया। जब ये लंबी लेंथ होगी तो ये फ्लेंज के साथ ज्यादा लेंथ तक जा रही है, और ज्यादा लेंथ तक जा रही है तो ज्यादा लेंथ तक जाएगी तो कम चांसेस होंगे बेंड होने के, ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो इफेक्टिव एरिया बढ़ जाएगा। इस चीज को बोला मैंने, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। अच्छा, बात आती है यहां से कि हम जो अपनी कंप्रेशन और टेंशन फ्लेंजेस के विड्थ देते हैं वो कैसे निकालूंगा। लिखेंगे यहां पर कि लिखेंगे एक चीज, width of the compression and tension flange is given as width of compression flange। ये कितनी, मैं यहां से कहूंगा प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखवाई, b/2f शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 और 256 t/√fy। ये तो हुआ परमिसिबल और ये हुआ मैक्सिमम, याद रखना। टेंशन फ्लेंज की विड्थ किस हिसाब से रखी जाएगी, b/tf शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। इक्वेट करना है, निकालनी है वैल्यू, इंपॉर्टेंट है। अभी बात आती है यहां से कि डेप्थ ऑफ द सेक्शन कितनी रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इसका छोटा सा फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप लोग, डेप्थ ऑफ द सेक्शन कौन सी, इकोनॉमिकल डेप्थ, उसका फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द सेक्शन, या ऐसा लिखो ना सिंपल इसको, डी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल डेप्थ निकालने का क्या फॉर्मूला, 1/1.1√m/σt। क्या है, m कहलाता है मोमेंट, कौन सा मोमेंट, जो सेक्शन पर पड़ रहा है लोड के कारण, वो तो आप निकाल लोगे। सिग्मा कहलाता है, सिग्मा को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्रेशन कह लो, या फिर मैं कहूंगा बियरिंग कंप्रेशन स्ट्रेस, बियरिंग कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टी क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब, TW इज थिकनेस ऑफ द वेब। इस फॉर्मूले से डी इकोनॉमिकल निकलता है। अच्छा, बात आती है ये डी इकोनॉमिकल का मतलब क्या है। डी इकोनॉमिकल मतलब ये नहीं होता कि डेप्थ कम कर दो, डी इकोनॉमिकल मतलब होता है कि मेरा वो डेप्थ सफिशिएंट है कि नहीं है। पैसा नहीं देखना, स्ट्रेंथ देखना है। लिखूंगा डी इकोनॉमिकल मींस सफिशिएंट टू बियर, सफिशिएंटली स्ट्रेंथेड, नॉट कॉस्ट। ये बात याद रखना, ये छोटे छोटे पेपर DMRC इन जैसे पेपरों में पूछते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात आती है कि हम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। अरे मैंने बताया यार आप लोगों को कि हम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए, टू एंश्योर शियर स्ट्रेस, जरा समझना इस बात को, शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है V/TW। TW इज द थिकनेस ऑफ द वेब एंड DW इज द, क्या बोलते हैं DW को, डेप्थ ऑफ द वेब। बात आती है कि ये किसी भी हालत में 0.4 FY से ज्यादा नहीं होना चाहिए। FY की वैल्यू मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस WSM से। और अगर LSM की बात करूं तो FU/1.1 LSM में आ जाएगा। ये बता चुका हूं सारी चीजें मैं आप लोगों को। बात आती है यहां से कि यहां पर आ रही है डेप्थ ऑफ द वेब, और डेप्थ ऑफ द वेब निकालने के लिए आप शियर स्ट्रेस की हेल्प ले सकते हो। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना, इतना, इससे थोड़ा सा कम अडॉप्ट कर लो, उस शियर स्ट्रेस की हेल्प से डेप्थ ऑफ द वेब निकल सकती है। तो यानी एक चीज तो समझ आई कि शियर स्ट्रेस की हेल्प से डेप्थ ऑफ द वेब आ सकती है। क्वेश्चन आता है क्यों मैं शियर स्ट्रेस को लूं, क्यों शियर स्ट्रेस को लूं, और भी तो बहुत तरीके हैं, मूवमेंट से निकाल सकता हूं। ना 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 ना, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि वेब खाली शियर लेगा, तो शियर स्ट्रेस वाले क्राइटेरिया से ही डेप्थ ऑफ द वेब निकलेगी। नोट करके लिख सकते हैं आप ये बात। डेप्थ ऑफ द वेब जनरली कैलकुलेटेड फ्रॉम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया। अच्छा, बात आती है भैया यहां पर, बच्चे कहेंगे अगर मैं इसी से निकालता हूं तो पहले वाला फॉर्मूले का क्या काम है। देखो, वो भी समझो कि हमें जनरली ये इतनी रिक्वायर्ड होती है, मतलब इतनी डेप्थ रिक्वायर्ड है, बट इकोनॉमिकल डेप्थ क्या कहलाती है कि हम इससे थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज्यादा दे दे। इकोनॉमिकल समझो यार
कि इससे तो खाली एक shear stress क्राइटेरिया फॉलो होता है कि मैं इससे कम ना दे दूं किसी भी हालत में, उससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी। तो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन भी चेक होनी है और ये वाली कंडीशन shear stress क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। इट इज द मिनिमम डेप्थ टू बी फॉलोड, ठीक है, ये याद रखो, और वो देने वाली है। समझ आ रहा है। एक और चीज, सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट गर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे, कोडल प्रोविजन है। कोडल प्रोविजन क्या कहता है? सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर, लाइव लोड अपॉन में 300, ये बात याद रखनी है। लाइव लोड LOAD अपॉन में 300, ये सारी कोडल प्रोविजन लिखवा रहा हूं, एक एक चीज याद रखना, पेपर में गारंटीड इनमें से आता है, डिजाइनिंग नहीं है आपके कोर्स में, एई में होती है, जेई में नहीं होती, ठीक है। चलो आगे की तरफ आते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना दिया जाएगा? लिखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस वो कितना होता है? मैं जानता हूं, दो केसेस आते हैं, 0.66 FY, 0.66 FY FC अपॉन में FY प्लस FC की पावर n इनटू पावर 1/n। ये कई बारी मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, और इनमें से जो मिनिमम होता है, लिटरली अनसपोर्टेड की बातें हैं ये, इनमें से जो मिनिमम होता है मैं उसको एडॉप्ट करता हूं। बात आती है n क्या है? n है इम्परफेक्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1.4, याद रखना, पेपर में पूछता है, ठीक है। चलो स्टिफनर्स की तरफ आते हैं। सपोज मैंने कहा कि जनरली यार कि ना मेरा ये आई सेक्शन जो मैंने बनाया था, इस आई सेक्शन की डेप्थ जो है वो ज्यादा है। ज्यादा डेप्थ होने से क्या होगा? अरे समझ के देख लो भैयो, यहां से आपने कोई लोड डाला, अभी लोड डाला तो वहां पर डेप्थ ज्यादा है, तो बकलिंग होने के चांसेस है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर, यू आर क्रिएटिंग द इमेज इन योर माइंड। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आप लोग याद रखेंगे कि यहां से डेप्थ अगर ज्यादा कर दी और थिकनेस कम रखी है, डेप्थ ज्यादा थिकनेस कम, तो बकल होने के चांस है। उनको रोकने के लिए क्या करोगे? उनको रोकने के लिए आप क्या करते हो? सपोज ये आपका सामने का सेक्शन है, ये फ्लेंज है और ये वेब है। आप क्या करते हो? जनरली यहां पर कुछ स्टिफनर्स दे देते हो, मतलब सपोर्ट दे देते हो, यहां पर कुछ सरिये वरिये लगा देते हो, प्लेटें लगा देते हो, समझो मेरी बात को, प्लेट्स प्रोवाइड कर देते हो। तो ये प्लेट्स जनरली क्या कहलाती है? ये बकलिंग नहीं होने देगी, अब किसी भी हालत में बकलिंग नहीं होने देगी। तो बकलिंग जो ना होने देना उसको कहते हैं स्टिफनर्स। तो यहां पर ये बात याद रखेंगे, स्टिफनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू स्टॉप बकलिंग। लिखो, स्टिफनर्स प्रोवाइड टू स्टॉप वेब बकलिंग, ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊं क्या? ये एक्चुअली में किस पर डिपेंड करा? डेप्थ पर और थिकनेस पर। अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो डेप्थ मेरी एक तरह की लेंथ है और थिकनेस मेरी लेंथ के परपेंडिकुलर है, सिलेंडरनेस रेशियो आ रहा है। तो लिखेंगे यहां पर अभी इंपॉर्टेंट चीज जो लिखवा रहा हूं, कोडल प्रोविजन, कि अगर मेरी सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द वेब, अगर मेरा dW/TW इसका वैल्यू 85 से छोटा आता है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि नो स्टिफनर्स रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, याद रखेंगे, नो स्टिफनर्स रिक्वायर्ड। अगर ये d/TW मेरा 85 से बड़ा या उसके बराबर भी आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि वर्टिकल स्टिफनर्स की जरूरत पड़ जाती है। अगर ये dW/TW मेरा 200 के आसपास आ जाता है, 200 से बड़ा आ गया, सपोज 200 के बराबर या उसके बराबर, तो मैं कहता हूं कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्टिफनर्स दे रहे हो ना, अभी हॉरिजॉन्टली भी दोगे। सपोज मैंने कहा कि आपका ये वेब का सेक्शन है, पूरा वेब का प्लान है, ये वर्टिकल स्टिफनर्स आपने दो दिए, तो अभी आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स भी देने पड़ेंगे और ज्यादा इंश्योरिटी करने के लिए कि बकलिंग ना हो। तो यहां पर मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स रिक्वायर्ड, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स रिक्वायर्ड, ये बात याद रखोगे। मैंने कहा कि dW/TW अगर 250 से ज्यादा आ गया,
250 तक पहुंच गया, बहुत ज्यादा, तो क्या कहोगे? एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। अरे कुछ नहीं यार, और ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर दे दो, हो गया काम, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर आपकी ये dW/TW 400 से भी ज्यादा हो गया, अब तो कुछ हद ही कर रहे हो आप लोग, बढ़ाते ही जा रहे हो, ठीक है, तो 400 से भी अगर ये ज्यादा या 400 के बराबर हो गया तो भैया आप क्या करना? रीडिजाइन, फिर अपने से बात नहीं बनेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आती है, याद रखनी है, ठीक है। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को? चलो अभी और चीज समझाऊं क्या, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। मैंने यहां पर आप लोगों को कहा, सपोज कि आपने अपने प्लान के अंदर, आपने अपने प्लान के अंदर, ये आपका वेब है और ये इसके ऊपर फ्लेंज है और ये इसके ऊपर फ्लेंज का प्लान जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा इसके अंदर आपने कुछ वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करे ऐसे और ऐसे, और यहां पर आपने कुछ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इन दो वर्टिकल स्टिफनर्स के बीच का जो गैप है ना, इस गैप को नाम दिया जाता है पैनल। ये चीज, इस गैप को नाम कहते हैं पैनल, और इस पैनल की वैल्यू कभी भी 180 ऑफ टी से ज्यादा ना हो जाए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 180 ऑफ थिकनेस ऑफ द वेब से। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल आप स्टिफनर्स दे रहे हो ना, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का फ्लेंज से जो डिस्टेंस होगा, याद रखेंगे, ये 270 TW से कभी ज्यादा ना हो जाए, फिर इसका इफेक्ट कम आएगा, बकलिंग आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। चलो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी मैं आपको एंड बियरिंग स्टिफनेस करा सकता हूं, चलो मैं छोटा सा कोशिश करता हूं एंड बियरिंग स्टिफनर्स कराने की। देखो एंड बियरिंग स्टिफनर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझो। स्टिफनर्स समझ आया ना, स्टिफनर्स क्या होते हैं, क्लियर होना चाहिए स्टिफनर्स क्या होते हैं। स्टिफनर्स के बाद आता है एंड बियरिंग स्टिफनर्स। अरे ये समझो आप लोग, एंड बियरिंग स्टिफनर्स। देखो जनरली क्या होता है, सपोज मैंने कहा कि ये मेरा वेब का सेक्शन है और इसमें आपने वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करे, ये क्या है? वर्टिकल स्टिफनर्स, बीच वाले स्टिफनर्स। लेकिन एंड पर भी तो आपको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड पर थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दिया जाता है, याद रखेंगे। तो जो एंड पर स्टिफनर्स दिए जाते हैं ना, एंड पर जो स्टिफनर्स दिए जाते हैं थोड़े अच्छे से डिजाइन होते हैं, बढ़िया, अलग से देखना पड़ता है इनको, इनको बोला जाता है एंड बियरिंग स्टिफनर्स, ठीक है। मेन बातें लिखवा रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखवा रहा। एंड बियरिंग स्टिफनर्स क्या है? एंड बियरिंग स्टिफनर्स को हम लोग डिजाइन जो करते हैं, डिजाइन बाय एज्यूमिंग बोथ एंड टू बी फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स, याद रखेंगे। हम दोनों तरह के एंड को, दोनों तरफ के एंड को इसको फिक्स मानते हैं, उस कंडीशन पर इसको डिजाइन करते हैं, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है? 0.7 L1। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना आप लोग कि इसकी इफेक्टिव लेंथ 0.7 L1 हो जाती है। L1 क्या है? L1 है मेरे प्यारे दोस्तों लेंथ ऑफ द बियरिंग स्टिफनर, लेंथ ऑफ स्टिफनर। समझो मेरी बात को, सपोज ये पूरी की पूरी लेंथ जो है L1 है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ सिर्फ ये मानी जाएगी 0.7 L1, ठीक है। अभी यार एक चीज को ध्यान रखना यहां पर कि हमने कहा बियरिंग स्टिफनर एक तरह के फिक्स कॉलम की तरह काम आ रहा है, फिक्स है, फिक्स कॉलम की तरह काम आ रहा है, दोनों तरफ से फिक्स है, और एंड बियरिंग स्टिफनर डिजाइन बाय अज्यूमिंग दैट बोथ एंड फिक्स एज अ कॉलम। ये बात याद रखना, कॉलम सीधा होता है, सीधा होने का मतलब समझ रहे हो? इस स्टिफनर में किसी भी तरह ये चांस नहीं आना चाहिए कि ये स्टिफनर हल्का सा भी टेढ़ा हो जाए, यानी ऐसा अलाउ नहीं है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। इसका मतलब समझो भाषा को कि इसका एक एक हिस्सा, इस स्टिफनर का, एंड बियरिंग स्टिफनर का एक एक हिस्सा इफेक्टिव होना चाहिए, है? तो एक एक हिस्सा इफेक्टिव कब होगा? ये बात याद रखेंगे, जब होगा अगर ये स्टिफनर हल्का सा भी टेढ़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा मटेरियल फिल कर देंगे जो इस स्टिफनर को बिल्कुल सीधा बना देगा। तो हम कहेंगे टू एंश्योर
straightness, to ensure straightness of the stiffener, we provide steel plates. We provide steel plates as filler material. अभी एक बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्या ये फिलर मटेरियल लोड को झेलता है? ना 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 ना, इट ओनली फिल्स द गैप, मेक्स स्ट्रेट. इट डज नॉट बेयर एनी लोड. ये किसी लोड वोड को नहीं झेलता, ये खाली उसको स्ट्रेटनेस देने के लिए काम आता है. अभी एक चीज और याद रखेंगे कि अगर आप टॉर्जनल रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हो, ये क्या होता है ये तो मैंने समझाया ही नहीं है आप लोगों को. चलो लिख लो कि एंड बियरिंग स्टिफनर्स किसी भी तरह से घूम ना पाए. जो घूम नहीं पाता, सपोज एक तो होता है बेंड होना, एक होता है घूमना, लोड के कारण घूम भी जाती है. तो टॉर्जनल रिस्ट्रेंट का मतलब मैं उसको घूमना अलाउड नहीं कर रहा हूं. तो टॉर्जनल रिस्ट्रेंट अगर आप दे रहे हो, इन केस ऑफ टॉर्जनल रिस्ट्रेंट, तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हो वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये आईएस कोडल प्रोविजन है. लास्ट चीज लिखवा रहा हूं इसकी, जल्दी से लिखो. मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ टॉर्जनल रिस्ट्रेंट should less than इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं मैं, पहले ही कह रहा हूं, याद रखना है आप लोगों को. d³ T/250 इंटू R/W. बात आती है R क्या है? R कहलाता है रिएक्शन, T कहलाता है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज. लिखो पहले, T क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज. समझना ये क्या है. सपोज मैंने कहा ये आपका एक सेक्शन था, ये आपने बनाया और इसके ऊपर एक प्लेट भी दे रखी है. तो ये पूरी की पूरी थिकनेस यहां तक, जो वेब के स्टार्टिंग तक पूरी थिकनेस है ना, ये कहलाएगी थिकनेस ऑफ फ्लेंज. ठीक है, वेब के स्टार्टिंग तक. डी क्या है? ओवरऑल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर. आर क्या है? रिएक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है. और W क्या है? W कहलाता है टोटल लोड कितना पड़ रहा है, टोटल लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट. टोटल लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग. ठीक है, तो यहां से असल में आपका ये एंड बियरिंग स्टिफनर्स का कुछ कोडल प्रोविजन था वो लिखवा दिया है. एक नोट करके लिखना आप लोग, मैं जनरली फ्लेक्सर मेंबर में भूल गया लिखवाना. एक नोट करके लिखना कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग द टॉर्जनल रिस्ट्रेंट. देखो जल्दी से लिखवा देता हूं. टॉर्जनल रिस्ट्रेंट का मतलब तो समझ आ गया होगा, घूमने नहीं देना. टॉर्जनल रिस्ट्रेंट का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा, किसी भी हालत में उसको घूमने नहीं देना. तो यहां पर प्यारे दोस्तों मैं लिखवाना चाहता हूं कि टॉर्जनल रिस्ट्रेंट जो होता है वो कैसे दिया जाता है? वेब क्लीट एंगल से. लिखेंगे टॉर्जनल रिस्ट्रेंट, ये लिख लो, समझा लास्ट में, बाद में दूंगा. टॉर्जनल रिस्ट्रेंट provided by web cleat angles. और इस केस में इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो L1 के बराबर होती है. और वार्पिंग रिस्ट्रेंट, वार्पिंग का मतलब होता है एक तरह का बेंडिंग, याद रखेंगे. वार्पिंग रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बाय फ्लेंज एंगल्स, याद रखना. फ्लेंज एंगल्स, कौन से एंगल? क्लीट एंगल्स. इस केस में इफेक्टिव लेंथ 0.7 L1 हो जाता है. ये बात याद रखना. टाइम हो गया है असल में, तो बहुत है यार, एक्चुअली जाना है, तो इतना बहुत है. आई होप आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बात नहीं करी है, समझ आया होगा आपको अच्छे से. Share it maximum so that maximum students can come here and enjoy this lecture. What I have provided to you, just learn it. Believe me, इट विल कम इन द पेपर. और कुछ नहीं आएगा, मैं सारी कोडल प्रोविजन लिखवा रहा हूँ आप लोगों को मेन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो इतना याद कर लो, बहुत है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ. मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा. सिर्फ हमारा 1 घंटे का लेक्चर और रह गया है, कल और होगा, बाकी हम स्टिल कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा. ठीक है, और एक चीज, आपको स्ट्रेस वाला लेक्चर का वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा. और हाँ, डिजाइन ऑफ द फ्लेक्शन मेंबर का न्यूमेरिकल, डिजाइन ऑफ द फ्लेक्शन मेंबर का न्यूमेरिकल
डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको क्लिक करना, देख लेना, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी इन दिस लेक्चर। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट न्यू वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन। और सुनिए, आज फ्राइडे तो हो ही गया, संडे आ रहा है। संडे को एक मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों के लिए तैयार करी जा रही है। लिख चुका हूं स्पीच को, लिख चुका हूं, संडे को आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। सो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।